वेलकम टू द पावर ऑफ नाउ सेशन। आज फिर शुरू करते हैं सेशन हमारी रजनी जी के साथ। थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट आवर वंडरफुल जर्नी। थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव। वंडरफुल। तो हमने जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल इस किताब में, और हमने उस दिन जिस छोर पे एंड किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट बिगिनिंग थी उस दिन की कि हम सबको अपनी लाइफ में पहले क्षमा मांगनी चाहिए, फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर सिनॉप्सिस है किसी भी चीज़ के साथ कि अगर हम क्षमा नहीं मारेंगे, मंदिर किसको बोला जा रहा है? ये एक शरीर ही एक जगह है जहाँ हम रहते हैं, निवास करते हैं। यही ब्रह्मांड है, यही भगवान बसते हैं, हम भगवान का रूप हैं। अगर हम क्षमा करते हैं और अपने अंदर रहते हैं तो हम एक्चुअल बीइंग में रह पाएंगे। जब हमारे अंदर ग्रजेस होंगी, दूसरों की तरफ गुस्सा होगा, परेशानी झंझलाहट होगी, तो हम कभी भी बीइंग में नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग तो जिससे हमारी टकराव है उसके पास फंसा हुआ है। तो अभी तो हम एंजॉय नहीं करें, अभी तो निकले जा रहा है। इसी को शुरू करेंगे हम। तो आज का जो सेक्शन का नाम है, पहले क्षमा कीजिए फिर मंदिर में प्रवेश करिए। So before you enter the body, forgive. सवाल करते हैं जो सवाल करने वाले हैं कि जब मैंने अपना अवधान आंतरिक शरीर पर लगाने की कोशिश की तो मुझे बड़ी बेचैनी सी महसूस हुई, एक व्याकुलता का अनुभव हुआ और कुछ वमन जैसा मन हुआ। इसलिए मैं वह सब अनुभूति नहीं कर पाया जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये बात सत्य है कि हम सब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब हमारी अटेंशन हमारी इनर बॉडी में आती है। अगर वहां पर कोई इरिटेशन है, कोई एजिटेशन है, कोई परेशानी है, कोई नौजिया है, तो तब हम बीइंग को प्रेजेंस नहीं कर सकते और हम फॉरगिव करने के भी मानसिक स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उस समय हम गुस्से में अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। आइए शुरू करें आज की जर्नी रजनी जी के साथ। दिस पैराग्राफ प्लीज। थैंक यू प्राची जी एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मोर पावर टू यू। आप जो इतना सबको समय देते हैं, सबको सिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टोटली आभार मेरा, इट्स ऑल माय प्लेजर। हम सब साथ में हैं इसमें जी। जो कुछ आपको महसूस हुआ वह एक ऐसा विलंबकारी भाव था जिससे शायद आप परिचित नहीं थे, और उससे आपका परिचय तब तक नहीं होता है जब तक कि आप अपने शरीर को अपना कुछ अवधान देने की शुरुआत नहीं कर देते हैं। जब तक आप कुछ अवधान नहीं देते हैं, तब तक यह भाव तक आपको पहुंचने देने से रोकेगा, जो उसके ही नीचे गहराई से अवस्थित है। अवधान का अर्थ यह नहीं है कि आप उसके बारे में सोचने लगे। इसका अर्थ है भावना का भरपूर अवलोकन करना, उसे पूरी तरह महसूस करना और इस तरह उसे पहचानना और उसे स्वीकार करना, यथावत स्वीकार करना। कुछ भावनाएं तो आसानी से पहचानने में आ जाती हैं, जैसे क्रोध, भय, दुख इत्यादि। अन्य भावनाओं को पहचानना जरा मुश्किल होता है। वह एक अस्पष्ट और धुंधला सा एहसास मात्र हो सकती है, बेचैनी का, भारीपन का, खिंचाव का, किसी भावुकता व शारीरिक सनसनाहट की एक बीच की स्थिति का। जो भी हो, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप उसे कोई नाम दे सकते हैं या नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि क्या उस एहसास को, उस महसूसने को आप यथासंभव अधिक से अधिक अपनी सजगता में ला सकते हैं या नहीं। अवधान ही रूपांतरण की कुंजी है, और अवधान में स्वीकारना भी शामिल रहता है। अवधान प्रकाश का एक किरण पुंज होता है। यह आपकी चैतन्यता की फोकस की गई वह शक्ति होता है जो कि हर चीज को त्ववांतरित करके स्वयं में आत्मसात कर लेता है। वंडरफुल। जब तक हमारे अंदर कोई फीलिंग चलती जा रही है, कोई इमोशन चलता जा रहा है, हम शायद अवेयर भी नहीं होते, हम परिचित भी नहीं होते कि जब तक कि हमने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। जब आपको बहुत गुस्सा आता है, कैसे सांस चलती है, और जब बहुत ठहराव होता है, कितनी ठहरी सांस चलती है। हम जब उत्तेजित होते हैं, गुस्सा होते हैं, हमें जब ऐसे आंखें चढ़ जाती हैं, हम बॉडी के रूप को देखते ही नहीं, हम अवेयर ही नहीं होते। बाद में मालूम पड़ता है हाँ मुझे गुस्सा हुआ था।
लेकिन अब क्या टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया हम सबको, अगर हमें पावर ऑफ नाउ में रहना है तो हमें अपने शरीर के ऊपर अटेंशन देने की शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी, ये नहीं हम शरीर में नहीं करते, लेकिन अब हमें उसको परमानेंट बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा, कि वो परमानेंट बन जाए। नहीं तो जो इमोशंस होते हैं ये हमें रोकते हैं अपनी इनर बॉडी की तरफ खींचने के लिए, ध्यान देने के लिए। वो हमारे ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं कि हम अपने ब्रेथ वर्क को ध्यान नहीं देते, मन में क्या बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शन, उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें इमोशंस की गिरफ्त से बाहर निकलने का प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर रेगुलर प्रयास करेंगे तब जाकर हम कहीं आगे आ पाएंगे। अब अटेंशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? अटेंशन का ये मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि हम अब सोचने लगेंगे उसके बारे में, नहीं। उसका सिर्फ इतना मन है, समझ में हमें आना चाहिए कि हमें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है। बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, बहुत रोना आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, या कभी हमें क्रोध, गुस्सा, एंगर आ रहा है, कभी डर, फियर आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कोई हम किसी बात के लिए ग्रीफ कर रहे हैं। ग्रीफ किसके लिए कर सकते हैं? कुछ चला गया उसके लिए तो कर सकते हैं, कुछ नहीं मिला उसके लिए भी, हाय मेरे को तो चाहिए था, मेरे को तो नहीं मिला, मिल जाता तो क्या होता। तो हमें, और कभी हमें बेचैनी एंजाइटी से भी होती है, कभी हैवीनेस आती है, भारीपन लगता है, कभी खिंचाव होता है किसी चीज की, किसी प्रति, कि नहीं ये तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा। कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। कभी हमारी बॉडी में शारीरिक सनसनाहट रहती है, फिजिकल सेंसेशन, आपने कभी देखा होगा ना, जैसे चीज मार रही है बॉडी में, या आपको क्यों हो रहा है। ये सब सेंसेशंस हमें ऑब्जर्व करने पड़े, कब क्या चीज होती है। आपको ये पता होगा सबको कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। हमारी बॉडी में पूरी फार्मेसी भरी हुई है, हमने पावर किताब में पढ़ा था, याद अगर आपको, जो दवाइयां हम बाजार से खाते हैं वो सब हमारी बॉडी में है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को परमिशन दें हीलिंग करने की, तो वो फार्मेसी हमारे लिए काम आती है। इसी तरीके से आपने अपनी बॉडी में कभी ना किसी टाइम पे एसिड फील किया होगा, यहाँ थ्रोट में, पेट में, कभी चेस्ट के नीचे, जहाँ बहुत जलता है आपको, कभी पेट जल रहा है, कभी गला जल रहा है, कभी गर्दन। तो ये सब क्या है? ये सब बॉडी को हमें ऑब्जर्व करना आना पड़ेगा। अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम इसकी गिरफ्त में रहेंगे, कभी हम एसिड रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ, आपको कई बार शूटिंग पेन होता होगा। इन सबको अगर हमें फ्री होना है तो हमें ऑब्जर्व करना है बॉडी को। और जब कभी हमें कहीं हैवीनेस लगे तो हमें समझना है कि ओके, इसका मतलब मुझे कोई लेबल नहीं देना है कि ये हैवी हो रहा है, ऐसा हमें बस उसके लिए अवेयर होना है कि हाँ एसिड है, हाँ पेट में गुड़मुड़ हो रही है। जब हमने अटेंशन दी तो हमने क्या शुरू किया? चक्र रूपांतर का, ट्रांसफॉर्मेशन का हमने एक चक्र चालू कर दिया। क्योंकि अटेंशन देना ही, उसको ध्यान देना ही वो चाबी है जो ताले को खोलती है। कौन सा ताला? जहां आप चेंज हो जाएंगे इनटू अ पर्सन जो बीइंग में रहता हो। सो अटेंशन जो होती है ना, जैसे एकार्ट टोल बोल रहे हैं कि एक जैसे ट्यूबलाइट जला दी ना तो उसमें पूरी में लाइट आती है, लेकिन अगर आपने देखा हो कभी पर्दा बंद है, थोड़ा सा खांचा है, थोड़ी सी लाइट आएगी। अटेंशन उस बीम ऑफ लाइट की तरह है, उस किरण पुंज की तरह है। जब जितना आप उस चैतन्यता की फोकस उसमें डालेंगे उतनी वो पावरफुल हो जाएगी। सो आपको अपनी कॉन्शियसनेस से उस इमोशन पे, उस बॉडी के आव भाव को ध्यान देना हो। अपने आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कितना आप पावरफुल बन रहे हो, और कैसे आप ऑब्जर्व कर पाते हो, और तुरंत आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको खींच के ले आएगा, भैया अभी में रहो, अभी में रहो। अंदर से आवाज आएगी, अभी में रहो। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए अगला पैराग्राफ और समझते हैं। एक पूरी तरह सक्रिय शरीर में कोई भावना कुछ ही समय के लिए टिक पाती है।
वह आपके बीइंग की सतह पर उठने वाली एक क्षणिक हिलोर जैसी होती है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के अंदर नहीं रह रहे हैं, तब कोई भी भावना आपके अंदर कई कई दिनों और हफ्तों तक टिकी रह सकती है, या अपनी ही जैसी अन्य भावनाओं के साथ घुल मिल सकती है और फिर मिलजुल कर संचित दुख का रूप धारण कर सकती है। बिल्कुल किसी परजीवी की तरह, जो कि आपके भीतर वर्षों तक रह सकता है, जो कि आपकी ऊर्जा पर ही पलता है, आपके शरीर को रोगों का घर बना देता है और आपके जीवन को घोर यातनामय बना देता है। संचित दुख के बारे में अध्याय 2 में सविस्तार बताया गया है। सो हमें क्या समझना है कि हमारी पूरी बॉडी में हर समय कोई ना कोई काम होता रहता है। जब हम सोचते हैं कि हमारा पाँव सो गया, हाथ सो गया, तभी भी काम हो रहा है। तब क्या काम हो रहा है? भारी एहसास हो रहा है। वो जो सेंसेशंस हो रही है वो भारी स्थूल हो गई हैं। तो हमारी बॉडी में हर समय हर पार्ट, हर सेल काम कर रहा है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और बहुत सारे सेल्स मरते हैं, बहुत सारे सेल्स पैदा होते हैं। तो जब बॉडी में हर समय एक्टिविटी हो रही है, बॉडी बीइंग की अवस्था में है, तो हम अपने आप को क्यों बीइंग में नहीं रह सकते? ये तो हमारा काम है, ये हमें बीइंग में रहना है। लेकिन आप अगर आप ध्यान दें, कभी अगर आपको कोई भी फीलिंग आती है कि मैं मुझे अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कितना टाइम के लिए प्रॉब्लम रहती है? शॉर्ट लाइफ होती है। आप बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसेंगे, वाओ, ये वाओ के बाद खुशी फील होगी, बट वाओ क्षणिक के लिए आएगा। तो आपको समझना है कि जब आप अपनी बॉडी से अलग हो जाते हैं, मतलब आप उसके अंदर नहीं रह रहे होते हैं, इसका मतलब आप अवेयर नहीं हैं, आप इन द नाउ मोमेंट नहीं है। तब क्या हो रहा है? आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई भावना या कोई ना कोई इमोशंस आपके अंदर सरवाइव कर रहा है। कितना दिन के लिए सरवाइव कर सकता है ये इमोशन? ये इमोशन आपके हाथ में है। कुछ टाइम, दिन, हफ्ते, महीने, साल या सालों आपके ऊपर। अब कई लोग बोलते हैं ना, मेरे डिप्रेशन की बीमारी तो बहुत सालों से है, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत आसान है डिप्रेशन से निकलना, लेकिन अगर हमने लाइफ में कोई ना कोई एक्साइटमेंट देख ली, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया और देखा कि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है क्या, और कौन आएगा हेल्प करने, मुझे अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा और आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपको आनंद आता हो, तब डिप्रेशन कैसे आएगा? आई नो जो लोग डिप्रेशन के बीमार हैं वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, बोलना आसान है, बट मैं भी डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें अपने शरीर में रोगों को बना घर देने की आदत पड़ी हुई है कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मेरे बैक में दर्द रहता है, मेरे गठिया में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, या मुझे थायराइड रहता है। हमने उनको स्वीकृति दे दी उन बीमारियों को अपनी बॉडी में रहने की। और ये बॉडी में बीमारियां का मतलब कोई ना कोई इमोशन चल रहा है। हमने लुईस की किताब में पढ़ा था कि सब कुछ सोच की वजह से होता है और ये सब कनेक्टेड है। अगर आप नाव में रहेंगे तो ये बीमारियों की छुट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए हमको कहाँ फोकस करना है अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी, कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें कुछ सुखद एहसास मिलता हो। अब वो सुखद एहसास क्या है? आपको आपका सुखद एहसास पता है। जैसे मैं किसी को हील कर रही थी तो वो बोली, मुझे अपने पोते पोती के साथ रहने में बहुत सुखद एहसास होता है। जहां उनके पोते पोती से फिर बात करिए, पेरेंट्स से, उनके बच्चों से, कि आप बच्चों को 1-2 घंटा भेजो सुबह और 1-2 घंटा शाम को, बच्चे अपना ही काम करते रहे, मैं दादी के रूम में जाके पढ़ लिख लें। उनका इतना प्यार उमड़ा उन बच्चों के प्रति, बगल में बैठे बच्चों के प्रति, कि उनकी बॉडी में डिप्रेशन को वो नीचे कर दिया। तो अब कौन सा इमोशन इंपॉर्टेंट हो गया? एक इमोशन चल रहा है, मैं अकेली बैठी हूँ, कोई नहीं आ रहा है, मेरा तो जीवन नीरस है, हस्बैंड नहीं, अब तो कुछ रहने का मन नहीं है। एक तरफ पोता पोती, दादी कुछ लोगे? अच्छा, अब कमरे में बैठे तो दादी से कुछ तो, अच्छा दादी भी बोलेगी पानी पियोगे। कॉन्वर्सेशन होना ही उनके मन में लव आ रहा था।
सो उससे क्या होता है, हम अपनी बीमारियों की छुट्टी करें, बीमारियों की अब हम वैल्यू नहीं कर रहे, अब लव आ गया है। सो हमें उस पैरासाइट को अपने अंदर रखना है क्या, जो हमको हर समय कचोटता रहता है, या हमें सुखद एहसास चाहिए? इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना है। और एक और बात, हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये चीज है। 90% टाइम या तो हम ओवर एक्सेप्ट कर लेते हैं या अंडर डिनाई कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है। प्रॉब्लम है तो समझो, प्रॉब्लम है तो उसका व्याख्या करने की जगह सोल्यूशन खोजो। सोल्यूशन कौन खोजेगा? आप खोजेंगे और कोई नहीं खोजेगा। आइए एक और पैराग्राफ पढ़ें। इसलिए अपने अवधान को इस भावना को महसूस करने पर रखिए और यह देखिए कि क्या आपका मन किसी व्यथा कथा का, किसी शिकायत का राग अलापने में लगा हुआ है, जैसे किसी पर दोषोपरान करना, खुद पर तरस खाना या कुड़न, खींच, नाराजगी, अप्रसन्नता का भाव रखना, जो कि इस भावना को खुराक दे रहा हो। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने क्षमा नहीं किया है। अक्सर क्षमा न करने का भाव कभी किसी व्यक्ति के प्रति रहा करता है तो कभी खुद के प्रति, लेकिन यह किसी घटना या किसी स्थिति के प्रति भी रह सकता है, भूत, वर्तमान या भविष्य, जिसे कि आपके मन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। जी हाँ, भविष्य के प्रति भी स्वीकार न करने की आपकी मनस्थिति का होना संभव है, जैसे मन द्वारा अनिश्चितता को स्वीकार करने से इनकार कर देना। यह बात स्वीकार करने से इनकार कर देना कि भविष्य तो मन के नियंत्रण से बाहर ही है। क्षमा करना होता है अपनी शिकायत को छोड़ देना, उसे त्याग देना और उस व्यथा के बारे में सोचते व बातें करते रहना बंद कर देना। यह स्थिति तब स्वतः ही हो जाती है जब आपको यह बोध हो जाता है कि शिकायत करने का स्वभाव अहम के मिथ्या भाव को बलवान करने के अलावा कुछ नहीं करता। क्षमा करना जीवन के प्रति कोई प्रतिरोध न रखना है, जीवन को आपके माध्यम से होने देना, चलने देना है। क्षमा न करने का परिणाम होता है पीड़ा, कष्ट और दुख, जीवन ऊर्जा का सीमित संकुचित प्रभाव और कई मामलों में शारीरिक रुग्णता। सो अब क्या समझना है हमें? हमें ये समझना है कि हम सबको अपनी अटेंशन कहाँ लगानी है? हमारे इमोशंस पे, हमारी भावनाओं को, उनको हमें महसूस करने का करना है। और हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि हमारे इस मन में कोई व्यथा कथा तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है। जैसे हम कोई ग्रीवियंस पैटर्न में चल रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, हम ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, या सेल्फ पिटी, हाय बेचारी मैं, रिजेंटमेंट, लाइफ में मेरे को तो ये मिला ही नहीं। हम इस इमोशन को जब खुराक दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो ये क्या प्रबल बन, किसी को भी आज खाने आप देखो ना, कोई कोई माएँ देखी होंगी आपने, बच्चे ठूसे रहती हैं, ठूसे रहती है, ठूसे रहती है, बच्चे कैसे बन जाते हैं? हिश पिश मोटे ताजे बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर इन नेगेटिविटी को, इन इल फीलिंग्स को हम हाय हाय हाय, तो क्या होगा? ये प्रबल बन जाएंगी। हम इसको फीड कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अनफीड करने के लिए, डाइटिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस इंसान को, उस स्थिति को, उस पास्ट को या अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा। अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरगिव, फॉरगिव को तोड़ते हैं तो बोलते हैं फॉर एंड गिव, फॉर गिविंग लव। हम सब फॉरगिवनेस के लिए पैदा हुए हैं, हमें माफी या अचना देने के लिए पैदा हुए हैं, हमें इसको अपने अंदर रखने के लिए नहीं हुए। लेकिन हम क्या करते हैं? उस कूड़ा को अपने अंदर रख के और बस क्षमा ही नहीं करते और आगे भूलते जाते हैं। परेशान कौन हो रहे हैं? हम, जिसने क्षमा नहीं किया है। परेशान कौन हो रहे हैं? हम, जो किसकी तरफ लेके बैठे, उसको तो पता भी नहीं होगा कि आप तो आज तक उसकी तरफ लेके बैठे हो, तो भूल भाल के आगे चला गया। जब आप दूसरों को फॉरगिव नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करते हो। इसका मतलब आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रॉब्लम है, बिकॉज आप देखना नहीं चाह रहे। जो लोग दूसरों के लिए कंप्लेन करते हैं, उनको अंदर झांकना पड़ता है कि ऐसा क्या है कि मुझे दिखता है बार बार कंप्लेन करने के लिए। हमारे लिए सवाल खड़ा उठता है
और हमें इसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझ में कोई प्रॉब्लम है, तब तक हम आगे चेंज नहीं हो सकते, राइट? अब समझिए, आपका जो माइंड है वो अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, वो गलती नहीं मानना चाहता। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूं और मैं कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल करना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जो लोग कंट्रोल करते हैं उनको लगता है कि हमसे बेटर कोई नहीं है। तो आपको अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा कि मेरे अंदर इतना ये भरा हुआ है और मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन ये नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है कि हम इस मिथ्या के रूप में रहते हैं कि आई मी एंड एम, कि मैं ऐसा मैं करेक्ट मैं राइट, और उसी चक्कर में हम लोग को डांट डपट करते हैं, खींचते हैं, परेशान करते हैं। क्षमा करने का मतलब कि हम कोई रेजिस्ट नहीं करे लाइफ में, कि हम क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा दे रहे हैं, मतलब कोई, हम बस लाइफ को फ्लो करने दे रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो सीमित संकुचित प्रवाह होता है, मतलब बिना रेस्ट्रिक्शन, कोई कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप प्रवाह करता है। और साथ साथ में शारीरिक रुग्णता भी खत्म हो जाती है, फिजिकल डिजीज भी खत्म हो जाते हैं। इस बात को हमें बहुत इंपॉर्टेंट से समझना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आइए एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ें इस सेक्शन का। जी। ज्यों ही आप पूरी तरह क्षमा कर देते हैं, त्यों ही आपके मन की बागडोर आपके हाथों में वापस आ जाती है। क्षमा ना करना मन का स्वाभाविक स्वभाव है, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव जैसा कि वह अपनी ही एक मिथ्या छवि रच लिया करता है, अहम को रच लिया करता है और उसे पालता है। लड़ाई झगड़े और द्वंद टकराव के बिना वह जी नहीं सकता है। मन कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही वर्तमान में विद्यमान होते हैं। आप ही अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। आप ही बीइंग में से निकलने वाले जीवंत शांति, निरवता और निश्चलता का अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए जीसस ने कहा था, मंदिर में प्रवेश करने से पहले क्षमादान कीजिए। मंदिर से प्रवेश करने से पहले क्षमा दान करिए। Before you enter the temple, forgive. Before you enter the body, forgive. मंदिर से, हमारे अंदर मंदिर बसता है क्योंकि हमारे अंदर भगवान बसते हैं। अगर भगवान बस रहे हैं और हमने कभी गलती करी तो भगवान क्षमा देते हैं ना। आपको बार बार परेशान करके कोई ना कोई पनिशमेंट देते नहीं, अच्छा आपके साथ करते हैं ना। सो हम सबको उसको समझते हुए अपने मन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अभी हमारे मन की बागडोर हमने इधर उधर कर ली, ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह वो भाग रहा है। क्षमा ना करना भी मन का स्वाभाविक नेचर है, क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं यार मैं राइट था, उसको क्षमा मांगनी, मैं तो रॉन्ग हुई नहीं। लेकिन ये हमारी मिथ्या छवि है, ये फॉल्स सेल्फ है, ये ईगो है, ये भ्रम है। और इसके साथ हम आगे जीवन में सिर्फ क्या आने वाला है, लड़ाई झगड़े आने वाले, द्वंद टकराव आने वाले हैं, स्ट्राइफ आने वाले, कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं। तो हमें इससे दूर रहना है। मन कभी क्षमा नहीं करता, एब्सोल्युटली माइंड फॉरगिव नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? आप। आपके अंदर मन है, आपके अंदर हृदय है, आपके अंदर सारी बॉडी की इतने सारे ऑर्गन्स हैं। तो मन क्यों चला रहा है आपको? आप क्यों नहीं चला रहे हो मन को? आप कौन हो? मेरा सवाल है, आप कौन हो? कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में, आप कौन हैं? आप मन तो नहीं है। मन आपको चला रहा है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। मैं कौन हूं? एब्सोल्युटली सोल। आई एम नाइदर द बॉडी नॉट द माइंड, आई एम द सोल। होंग सांग, आई एम स्पिरिट। तो जब मैं स्पिरिट हूं, मैंने इस शरीर को लिया है अपनी स्पिरिचुअल सोल जर्नी को बढ़ाने के लिए, तो मैं कहाँ फंस गया? द्वंद टकराव में, लड़ाई झगड़ों में। बट मेरे को तो पैदा किया गया था लव एंड लाइट के लिए, अबंडेंस के लिए। और मैं कहाँ फंस गया? बीइंग से बहुत कोसों दूर, इन इस ट्रैप में। सो इसलिए अगर हमें लाइफ में एंजॉय करना है तो हमें पीसफुल होना है, स्टिल होना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
कि हमें किसी की तरफ कोई गिला शिकवा नहीं, सब किया धरा, भूल चूक माफ, माफी मांग लो, माफी दे दो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर हम इस जर्नी पे आ गए, समझ गए ये वाली बात, तो हम कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे, ये आप बात मान लीजिएगा। कभी अपना अहम अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। क्षमा याचना मांगने से कोई छोटा नहीं होता, उल्टा बड़प्पन दिखता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए हम अब अपने आंखें बंद कर लें, हम मेडिटेट करेंगे, साउंड ऑफ साइलेंस सुनेंगे। प्लीज सुनिए और आंखें बंद करिए, ठहराव लाइए। अपनी बॉडी की तरंगों को महसूस करिए। आपकी मन में कोई ताना बाना बुन रहा हो, कोई इमोशंस चल रहे हो, उनको ऑब्जर्व करिए। अगर कोई टेंशन स्ट्रेस है तो फॉरगिव करिए उस इंसान को या अपने आप को कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं है। और हम किसी और से भी गलतियां जैसे हमसे हो जाती किसी और से भी हो जाती हैं, तो करुणा रखें, समझें, एक्सेप्ट करें और फॉरगिव करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव। क्षमादान सबसे बड़ा दान। क्षमादान देने से हमारे अंदर शांति, प्रेम का निवास होता है। इस बात को हम सब समझ जाएं, बहुत ठोक पीट के समझा दें अपने आप, अपने मन को कि चलायमान मत बनो, हमें ये करना है। अब समझते हैं अव्यक्त के साथ आपका संबंध। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं होता। व्यक्त क्या होता है? जो मैनिफेस्ट हो जाता है। अव्यक्त मतलब जो अनमैनिफेस्टेड रहता है। अब आपकी कड़ी क्या है, आपका कनेक्टर क्या है, आपका लिंक क्या है अनमैनिफेस्टेड के साथ, उसके बारे में समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कितना इम्पोर्टेंट है फॉरगिव करना या कॉन्शियस लिविंग लाइफ करना। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, एक एक लाइन की गहरे प्रश्न आएंगे और उनको हम पढ़ते रहेंगे जवाबों को। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। विद्यमानता और भीतर शरीर के बीच का क्या संबंध है? ठीक है, पहले पढ़ा, समझाया, फिर पढ़ा। आइए रजनी जी प्लीज पढ़ें। वर्तमान में विद्यमानता या उपस्थिति विशुद्ध चेतना है। वह चेतना जो कि मन से वापस आ गई है, नाम व रूप वाले संसार में से वापस आ गई है। आपका आंतरिक शरीर ही अव्यक्त के साथ आपकी कड़ी है, बल्कि यही आपके गहनतम पहलू में अव्यक्त ही है। यह वह परम स्रोत है जिसमें से चेतना उसी तरह प्रकट होती है जैसे कि सूर्य में से प्रकाश प्रकट होता है। आंतरिक शरीर के प्रति सजगता वह चैतन्यता है जो अपने उद्धव को याद कर रही है और परम स्रोत की ओर वापस लौट रही है। ओके, सो जो प्रेजेंस होती है वो होती है प्योर कॉन्शियसनेस, विशुद्ध चेतना। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो इसका मतलब आप फुल्ली कॉन्शियस हैं कि मैं प्रेजेंट में रह रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं माउंटेन टॉप पे गया हूँ तो मैं माउंटेन टॉप को एंजॉय कर रहा हूँ और वो सीन को एंजॉय कर, ये नहीं कि कैमरा में फोटो खींचना है तो मैं फोटो क्यों खींच रहा हूँ कि बाद में मुझे पल याद रहे। वो रॉन्ग नहीं है, बट पहले एंजॉय कर लो। कि फोटो खींचने के चक्कर में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, या उल्टा पहले फोटो फटाफट खींच के फिर एंजॉय कर लो। कॉन्शियसली लिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्शियसनेस को हमें बढ़ावा देना है, पावर देनी है और अपने माइंड से इसको अलग कर देना है। इसमें लिखा हुआ है वह चेतना जो कि मन में से वापस आ गई है, नाम व रूप वाले संसार से भी वापस आ जाएगी। चेतना को बढ़ाना आपके हाथ में है, कितना आपको चेतना के साथ रहना है। हमारी जो आंतरिक शरीर है, जो हमारी इनर बॉडी है, वो हमारा लिंक है, वो कड़ी है हमारी जो अव्यक्त नहीं हुआ उसके साथ।
अव्यक्त नहीं हुआ है, अनमैनिफेस्टेड नहीं हुआ है, उसके साथ वो कड़ी है। अब आपको समझना चाहिए एक और चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक सोर्स होता है, सूरज होता है, वो सोर्स होता है एनर्जी, ठीक है। उसमें से हमारी उसमें से हमारी लाइट निकलती है, एनर्जी आती है। हम भी एनर्जी है, सूरज भी एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, बट वहां से लाइट आ रही है। हमारे अंदर भी लाइट है, बट कई बार डार्कनेस आ जाती है, तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। अब जो अनमैनिफेस्टेड है, वो सोर्स जो है वो आपके कॉन्शियसनेस से आता है, लेकिन उसमें लाइट नहीं आ रही, तो डार्कनेस है। जब आपने अपने कॉन्शियसनेस की लाइट उस पर डाल दी, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया, लेकिन एनर्जी अच्छी दी, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा है, या अभी जो है जैसा है आप उसको वैसे देखें, उसको नेगेट करने की जगह फ्यूचर टेंस में नहीं खो जाएं। जितना हम कॉन्शियस रहेंगे उतनी हमारी इनर बॉडी में भी फर्क पड़ेगा, और उतना हम अपने ओरिजिनल सोर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर वो सोर्स मैनिफेस्ट करने में हमारी चीजें मदद करेगा। सो अगेन समझिए, लिंक क्या है? कॉन्शियसनेस। लिंक क्या है? पावर ऑफ नाउ। जब आप ये करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, क्या अव्यक्त ही बीइंग है? क्या अनमैनिफेस्टेड बीइंग है? आइए पढ़ते हैं। हाँ, यह अव्यक्त शब्द नकारात्मकता द्वारा उसी को बताने का प्रयास कर रहा है जिसे बताया नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह बताते हुए कि वह क्या नहीं है, या उस और संकेत करता है जो वह है, जबकि बीइंग एक सकारात्मक शब्द है। लेकिन देखिए कि इन दोनों ही शब्दों में से किसी के भी प्रति अनुरुक्त मत हो जाइएगा या उनमें विश्वास करना आरंभ मत कर दीजिएगा। वह केवल मार्ग संकेतक है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो अनमैनिफेस्टेड है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है क्योंकि हम उसके बारे में, हम एनर्जी वहां नेगेटिविटी की तरफ दे रहे हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ दे ही नहीं रहे। तो हमें इतना इम्पोर्टेंट है समझना कि जो चीज नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो आएगी भी नहीं, क्योंकि हम नेगेटिविटी पे एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन जहां हमने समझा कि जो है वो सत्य है, और जो आएगा भी वो सत्य होगा, और बीइंग को एंजॉय करना शुरू किया, जैसे लिंक बना हमारा, इमीडिएटली हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा। लेकिन हमें किसी चीज से अटैचमेंट नहीं करने की, हाँ बीइंग में ही ऐसा है, मैनिफेस्टेड में ही है, अनमैनिफेस्टेड में ही है, इसका साइन आ रहा है, उसका साइन नहीं आ रहा है, मार्ग संकेतन आ रहा है, नहीं। हमें बीइंग को एंजॉय करना है। अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, बुरा है तो बहुत बढ़िया है। अगला सवाल, आपने कहा है कि विद्यमानता दरअसल चेतना है जो कि मन से वापस आ गई है, तो वापसी कर कौन रहा है? बड़ी अच्छी बात है कि जब हम प्रेजेंट हैं तो मतलब हम कॉन्शियस हैं, और ये रिक्लेम कर रहे हैं माइंड से। लेकिन रिक्लेम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम कौन है? आइए और समझते हैं। आप, लेकिन चूंकि आपने सारभूत के रूप में आप ही चेतना है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि नाम व रूप वाले सपने में से चेतना का जागना है यह। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा अपना रूप व आकार प्रकाश के एक विस्फोट के साथ समाप्त हो जाएगा। आप अपने वर्तमान वर्तमान स्वरूप में रहना जारी रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी गहराई में से उस निराकार और अमर के प्रति सजग भी रह सकते हैं। हमें क्या समझना है इस बात से? हम कौन है? हम कॉन्शियसनेस है। हम बोल सकते हैं कि अब हम जागरूक हो गए कॉन्शियसनेस की तरफ, अब हम अवेकन हो गए, अब ड्रीम अवस्था से बाहर निकल गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म नहीं है और ये खत्म होके लाइट बन जाएंगे। आपका शरीर स्थूल है, ये तो रहेगा ही ना। लेकिन जब आप कॉन्शियसनेस के साथ रहेंगे तो आपके अंदर से लाइट एनर्जी रहेगी, स्थूलता खत्म हो जाएगी। और जब आप अपने इस प्रेजेंट फॉर्म में रहना शुरू करते हैं कंटिन्यूअस, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अब आप फॉर्मलेस हो गए हैं, निराकार हो गए हैं और अमर हो गए हैं, डेथलेस हो गए हैं।
क्योंकि अब आप के अंदर कॉन्शियसनेस अवेक हो गई है। जब हमको ये फियर हो जाएगा, हट जाएगा लाइफ से कि इसके बाद क्या होता है, डेथ होती है, ये आता है, वो आता है, डर की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम आती है और वहां हम कॉन्शियसनेस से दूर हो जाते हैं। आखिरी सवाल इस सेक्शन का है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह मार्ग, यह तरीका मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरे अंदर कहीं गहरे में लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं उसका मुझे भान है। यह एक एहसास से अधिक कुछ है। क्या मैं खुद को छल कर रहा हूं? अब वो बोल रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे मेरे तो सर के बाहर है, ओ है, ट्रांसमिशन हो गया, लेकिन डीप लेवल पे मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे इस फीलिंग के बारे में है कि कुछ तो है। तो क्या मुझे कुछ नहीं है, कुछ है कि छलावा वाली फीलिंग है? क्या मैं डिसीव कर रहा हूँ अपने आप को? तो ये भी हमें बहुत ज्यादा समझना होता है कि हमें इससे भी बाहर निकलना है। जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे तो हम अपने आप को स्वीकृति दे पाएंगे। कैसे स्वीकृति दे पाएंगे? कि मैंने एहसास किया है, मैं सही हूं, मैं गलत हूं। क्या वो सही है? नहीं, हम कभी भी गलत नहीं हैं। लेकिन गलत क्या है? हम अंदर सोचते नहीं हैं, फीलिंग्स को ज्यादा ध्यान दे देते हैं, हम ब्रेथ वर्क पे काम नहीं करते, कॉन्शियस नहीं होते, फीलिंग को बढ़ावा देते, ये हम छलावा दे रहे हैं। हमने अपनी थिंकिंग को अलग टाइप में ले गए हैं। हमें इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली समझना है। जब हम एक सर्टेन स्टेज पे आते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं कॉन्शियसनेस के, तब क्या होता है, हमें सत्य दिखने लग जाता है, कि हमारे सामने आ जाता है। तब सब कुछ लाइफ में अच्छा लगने लग जाता है कि अरे, हम तो बीइंग में रह रहे हैं, अभी जो हो रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी शायद हम उस, आप लोग या मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचे होंगे शायद, तो लेकिन कैसे पहुंचेंगे? जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम इस लेवल पे अपनी बॉडी की अवेयरनेस में आगे बढ़ जाएंगे, और ये बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। तो इसको प्लीज छोड़िएगा मत। आइए अगला सेक्शन पढ़ते हैं, आयु की प्रक्रिया के प्रभाव को मंद करना। जी, इसका अच्छा, इसका सवाल, हाँ ये सवाल नहीं है, तो बस पढ़ने में आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू करें। जी। इसके अलावा भी आंतरिक शरीर के प्रति सजगता के कुछ और शारीरिक लाभ हैं। उनमें से एक है इस भौतिक शरीर पर बढ़ती आयु के प्रभाव को कम होना, मंद होना। जो लोग, हालांकि एक मिनट, जो लोग अवेयर रहते हैं अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी से मतलब उसकी हलचल को देख रहे हैं, अपने अंदर बॉडी को, आंतरिक बॉडी को, इनर बॉडी से अवेयर हैं, फिजिकल रेल्म में क्या हो रहा है, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनकी बॉडी एज करना बंद कर देती है। आपने कई लोग को देखा होगा, जी आप तो 10 साल पहले भी ऐसे थे। क्यों क्यों हो रहा है? कि वो लोग कॉन्शियस लिविंग के अंदर जा रहे हैं। अब इसको हम और आगे समझते हैं। हालांकि यह ब्राह्मण्य शरीर आमतौर पर तेजी से बूढ़ा होता दिखने लगता है, लेकिन आंतरिक शरीर में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, सिवाय इसके कि आप इसे और अधिक गहराई तक महसूस कर सकते हैं, अधिक परिपूर्णता से महसूस कर सकते हैं। अगर अभी आप 20 साल के हैं, तो आंतरिक शरीर का ऊर्जा क्षेत्र आपको तब भी ऐसा ही महसूस होगा जब आप 80 साल के हो जाएंगे। तब भी वह ऐसा ही जीवन स्पंदन वाला होगा। शरीर से बहिर्मुखी रहने की और अपने मन के माया जाल में तल्लीन रहने की आपकी आदत जैसे जैसे शरीर में अंतर्मुखी होने की और अब में विद्यमान रहने की अवस्था में परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे आपका यह भौतिक शरीर अधिक हल्का, अधिक निर्मल और अधिक जीवंत होता जाता है। चूंकि शरीर में अधिक चैतन्यता होती जाती है, इसलिए इसकी आणविक संरचना सचमुच ही कम घनत्व वाली होती जाती है। अधिक चैतन्यता का अर्थ होता है भौतिकता के विभ्रम का कम होते जाना।
अब आपने शायद समझा होगा, थोड़ा मैं इसको और सरल कर देती हूँ, ट्राई करती हूँ। जो हमारा बाहरी शरीर है, आउटर बॉडी है, ये हमें लगता है कि बूढ़ी हो रही है और नो झुर्रियां पड़ रही हैं, फ्रेकल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है हमारी आंतरिक बॉडी में जो ऊर्जा 20 साल की उम्र में थी वही 80 साल की उम्र में है, लेकिन हमारा माइंड बोल रहा है बड़े होते तो एनर्जी कम हो जाती है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब बड़े हो रहे हैं ना, तो बॉडी बोल सुनती है क्या, बड़े हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी, एज दिखाएगी। और जो लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत यंग हैं, एज इज नंबर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उन लोग की एजिंग नहीं होगी। और ये मेरा देखा हुआ है, मैं आपको अभी दोबारा बोल देती हूँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को एज का फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली बाऊजी को। वो बोलते हैं जब वो 85 के हुए थे तो कहते हैं अभी व्हाट इज इन द नंबर, 90 इज आल्सो नॉट अ बिग डील, अब उसका क्या बड़ी बात है, इतना एज को लोगों ने क्या किया, इतने फिट हैं। लेकिन अब नानी माँ थोड़े से इन दिनों, दोनों हस्बैंड वाइफ के कंपेयर कर रही हूँ, वो भी 85 साल के हो चुके हैं अभी ऑफ लेट, और बाबूजी तो खैर 90 के हो रहे हैं। अब नानी माँ का क्या हो गया, बोलना शुरू कर, हमारी नीज में दर्द है, अब एज में तो प्रॉब्लम आएगी ना, एकदम से विद इन 3-4 मंथ्स उनमें आपको एज दिख रही है बॉडी में, 3 महीने 4 महीने पहले नहीं थी। ये क्या होता है, अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, अगर हम कॉन्शियसली अवेयर रहें इनके बारे में तो हम एज को भी पीछे मात दे सकते हैं। क्योंकि एनर्जी फील्ड को कितना वाइब्रेंट एक्टिव रखना है हमारे ऊपर रहता है। हमें वो करना चाहिए जो हमें जिस स्टेज में जो मजा आता है, तो हम हमेशा यंग रहेंगे। जब आप अपनी हैबिट्स को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो बॉडी ट्रैप्ड है, हम ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, वो एंजॉय करना शुरू कर देगी। और आपकी इनर बॉडी अच्छा जब फील करेगी, लाइट फील करेगी, तो आपकी आउटर बॉडी एकदम आपको लगेगा कि हाँ वजन कम हो रहा है, अच्छा हुआ आ रहा है, ग्लो आ रहा है, क्लियर हो रही है स्किन। जैसा अंदर से वैसा ही बाहर से आप हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जब कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो आणविक रचना, अणु है हमारे अंदर, जो मॉलिक्यूल्स है हमारे अंदर, उनका स्ट्रक्चर भी कम डेंस हो जाता है, स्थूल की जगह लाइट एनर्जी आ जाती है, और तब बहुत ज्यादा आप अच्छे जोन में आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं पैराग्राफ में। अपने बाहर शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने की तुलना में जब आप अपने काल निरपेक्ष आंतरिक शरीर के साथ अधिक तादात्म्य होते जाते हैं, जब वर्तमान में विद्यमान रहना आपकी चैतन्यता का सहज स्वभाव बन जाता है और अतीत व भविष्य आपके ध्यान पर हावी नहीं रहते हैं, तब आप अपने मन मानस में तथा शरीर के कोशानुओं में समय का और अधिक संचय नहीं करते हैं। अतीत तथा भविष्य का मनोवैज्ञानिक भार रूपी समय का यह संचयन आपके कोशानुओं के स्वयं पुनर्निर्माण करने की क्षमता को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए अगर आप आंतरिक शरीर में वास करने लगते हैं तो बाहर शरीर की वृद्धि होने की गति अत्यंत मंद हो जाती है, और जब होती भी है तब आपके काल निरपेक्ष सत्व का वह प्रकाश आपके बाहर शरीर में से झलकने लगता है और आप अपनी आयु के अनुरूप वृद्ध प्रतीत नहीं होते हैं। बाह्य शरीर क्या होता है? बाह्य शरीर का मतलब हमारी आउटर बॉडी। अब बाह्य शरीर के साथ अगर हम तादात्म्य हो रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या उसको वेट कर रहे हैं कि भाई तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक इल्यूजन में रह रहे हैं। हमें क्या समझना पड़ेगा सब लोग को, कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी बाहर की बॉडी से, तो हमारी बॉडी और हमारे स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाता है। हम कम प्रेजेंट रह पाते हैं अपने कॉन्शियसनेस के साथ, क्योंकि अब हमने एक लेबल दे दिया है, मेरा बाह्य शरीर ऐसा है, बाह्य शरीर वैसा है। तो अब हम विद्यमान नहीं है प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ चैतन्यता तो है ही नहीं। अब तो हम बाह्य शरीर के से अटैच कर लिया हमने आपको। फिर अब आप पास्ट में जा रहे हो, पास्ट ऐसा था, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, और उसके ध्यान के रूप में आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। यहाँ तो आप हो ही नहीं। तो हमें बार 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 बोला जा रहा है कि इसको डोमिनेटिंग नेचर को चेंज करना पड़ेगा। हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा
कि ये पास्ट, प्रेजेंट का फ्यूचर छोड़ो, मुझे अभी प्रेजेंट टेंस में रहना है। प्रेजेंट टेंस में रहने के लिए अगर मेरी बॉडी ग्रो ओल्ड हो रही है तो इट्स ओके, मैं बहुत ग्रेसफुली एज कर रहा हूँ, मैं स्वयं का पूर्ण निर्माण कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं अगर एज कर सकता हूँ तो मैं रिवर्स एज भी कर सकता हूँ। मनोवैज्ञानिक जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम सबके अंदर पावर होती है अपने आप को ओल्ड करने की या यंग रहने की। अब कई लोग इसके लिए क्या करते हैं, कंपनी क्या रखते हैं कि हम यंग कंपनी रखते हैं तो हम यंग फील करते हैं, जो लोग ओल्ड कंपनी में रहते हैं जल्दी से ओल्ड हो जाते हैं। तो हमको थोड़ा सा अपने आप के अंदर ध्यान देना है, अपनी बॉडी को इतना सोचना है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर मैं रहती हूँ, प्रवेश करती हूँ, वास करती हूँ और मेरी बॉडी स्लो रेट से एज करती है। अगर मैंने ये बोलना भी शुरू कर दिया तो ये असलियत बन जाएगी और आपका आउटर फॉर्म, उसका जो सत्व है वो आप पहचान पाओगे उसका, एंड फिर आप समझ जाओगे कि आप कैसे दिख रहे हैं। सो हमें बहुत क्लियरली बोला जा रहा है बार 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 कि ये सब मेंटल गेम है। हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं या बहुत मुश्किल चैतन्यता के साथ कर रहे हैं या उसका एब्सेंस है। जब हम अपनी बॉडी को अंडर एज करना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी को गिफ्ट करना पड़ेगा वो चीजें जिससे हमें हैप्पीनेस आती है। ये प्रभाव करने से हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और हम अपने नेगेटिविटी के सोचने का थोड़ा सा आदत को बदल देंगे। अब अगला जो सवाल है हम कल करेंगे बिकॉज आज थोड़ी सी कमिटमेंट्स हैं एंड थोड़े फोन भी बीच बीच में आ रहे हैं तो थोड़ा मेरा ध्यान भटक रहा है। सो इज दैट ओके कि 10 मिनट पहले खत्म कर लें सेशन, इफ दैट्स फाइन विद एवरीवन? थैंक यू सोनिया। So thank you Chaya, thank you Monica, thank you Madhuji, thank you Sonia again. So thank you everyone for your wishes and कल मिलते हैं शाम को फिर 4 या 5